हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं संजय कुमार जी का। ये लिखते हैं कि बोट 1160 वर्सेस 1190 वर्सेस 1198 विच वन इज बेटर, नीड ए साउंड बार फॉर 10x10 रूम, टीवी साइज 43 इंच, बजट 4 to 5K। संजय कुमार जी, जो बोट 1160 साउंड बार है तो ये 60 वॉट साउंड आउटपुट के साथ आता है। 2 चैनल साउंड बार है, इसमें आपको कोई सबवूफर नहीं मिलता है। वहीं जो 1190 और 1198 साउंड बार हैं तो ये 90 वॉट साउंड आउटपुट के साथ आते हैं और ये 2.2 चैनल साउंड बार हैं। इनमें आपको 2 सबवूफर भी मिलते हैं। साउंड क्वालिटी 1190 1198 की कहीं ज़्यादा बेटर है 1160 के कंपैरिजन में। और 1190 और 1198 ये दोनों ही साउंड बार एग्जैक्टली सेम है। इनका लुक्स, इनका डिज़ाइन, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनके स्पीकर साइज़, इनकी सारी जो स्पेक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इनको बेसिकली अलग अलग वेबसाइट पे सेल करने के लिए इनका जो मॉडल नंबर है वो डिफरेंट रखा गया था। जैसे कि 1190 आपको अमेजोन पे मिल जाता था और 1198 जो है वो रिलायंस डिजिटल पे मिलता था। तो अभी जो है ये दोनों ही साउंड बार आपको सेम वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जिस टाइम ये लॉन्च हुए थे तो अलग अलग वेबसाइट पे सेल करने के लिए इनके बेसिकली मॉडल नंबर को अलग रखा गया था। इनका प्राइस भी एग्जैक्टली सेम था। तो आप 1190 1198 दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और इनका जो प्राइस है अप्रॉक्स 5000 रुपीज़ के आसपास ही है और काफ़ी बढ़िया साउंड बार है। मैं भी इसको करीब 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। और 10x10 रूम साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। 43 इंच टीवी के लिए भी एकदम ये परफेक्ट रहेगा। और ये जो 1190 1198 साउंड बार है तो ये आपको अमेजोन पर रीन्यूड साउंड बार में भी मिल जाएंगे। जो लोग कुछ परचेज करते हैं उनको पसंद नहीं आता है वो रिटर्न कर देते हैं, या कभी कभी होता है कि बॉक्स वगैरह उसका डैमेज हो गया है या कुछ भी छोटी मोटी उसमें बॉक्स में उसकी पैकिंग वगैरह में कमी आ जाती है, तो वो रीन्यूड में भी सेल होते हैं काफ़ी कम प्राइस में। अभी कुछ दिन पहले ही मैं चेक कर रहा था, रीन्यूड साउंड बार में ये 1198 सेल हो रहा था करीब 3700 रुपीज़ में और 1190 भी करीब 3700 रुपीज़ में ही सेल हो रहा था। तो अमेजोन पर आप रीन्यूड साउंड बार करके सर्च करें तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख जाएंगे। आप उनको मंगाकर देख लें, 3700 रुपीज़ का है और अगर उसमें कोई कमी होगी तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं ईजिली। और अगर कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैंने वैसे कई बार अमेजोन से अमेजोन रीन्यूड प्रोडक्ट मंगाए हैं, वो हमेशा ब्रांड न्यू कंडीशन में ही निकले हैं। कभी उनका कुछ बॉक्स वगैरह ही थोड़ा बहुत डैमेज निकला है, उनकी पैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत ख़राब निकली है, अदरवाइज जो प्रोडक्ट है वो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में ही रिसीव हुआ है। तो आप चाहें तो मंगा लीजिए और अगर पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर देना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कार्तिक मनी जी का। ये लिखते हैं कि सर LG TV प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, वाई वांट टू बाई 55 to 60 इंच LG TV बट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, विच वन इज़ बेटर। कार्तिक मनी जी, देखिए 60 इंच में तो आपको कोई टीवी मिलेगा नहीं, 55 इंच का वेरिएंट आपको मिल जाएगा या फिर 65 इंच आप ले सकते हैं। 58 इंच का भी अभी LG में कोई ऐसा मॉडल नहीं है, तो 55 इंच या 65 इंच मॉडल में से आप परचेज कर सकते हैं। तो आप LG UQ8020 मॉडल है, LG UQ8040, LG UQ8050, LG UQ9000, ये जो सभी मॉडल हैं इनकी पिक्चर क्वालिटी, इनकी जो सारे फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो इनमें से जो भी आपके बजट में आ रहा हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। प्राइस इंक्रीज़ का अगर देखें तो ऑनलाइन में थोड़े से प्राइस आपको इनके इंक्रीज़ दिखाई देंगे, जैसे कि अमेजोन पर LG के प्राइस के जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। मैंने लास्ट अगस्त में LG UQ8040 मॉडल परचेज़ किया था 48,500 रुपीज़ में। तो अभी जो है इसका प्राइस करीब 66,000 रुपीज़ के आसपास में आई थिंक, या 65,000 रुपीज़ शो कर रहा है 55 इंच का। तो प्राइस अमेजोन पर इसके थोड़े से इंक्रीज़ दिख रहे हैं, बाकी और वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। ऑफलाइन मार्केट में भी आप चेक करेंगे तो भी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। तो अमेजोन पर डेफिनेटली थोड़े से जो प्राइस हैं इसके इंक्रीज़ दिखाई दे रहे हैं LG के टीवी के। तो आप एक बार ऑफलाइन मार्केट में सर्च कर लें, वहाँ पर अगर आपको LG UQ8040 या फिर LG UQ8050 मॉडल मिल जाता है तो इनमें से आप कोई भी बाई कर सकते हैं। तो दोनों ही टीवी ये काफ़ी बढ़िया हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अर्जुन AP जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर,
Is Thomson 50-inch QLED also having same IPS panel as 55-inch? All reviews are for 55-inch but I needed 50-inch, please help. और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं when I contacted Thomson customer care, they said 50-inch model has VA panel but in their website it says IPS, so I am a bit confused. अर्जुन एपी जी, देखिए आजकल पैनल के बारे में कह पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ब्रांड लिखते कुछ हैं और देते कुछ हैं। एक सेम मॉडल में वो आईपीएस पैनल भी दे देते हैं, वीए पैनल भी दे देते हैं। हालांकि जो ये थॉमसन का QLED टीवी लॉन्च हुआ है तो इसके तीनों ही वेरिएंट में आईपीएस पैनल ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप थॉमसन की वेबसाइट पे जो आप कह रहे हैं वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर जो स्पेक्स शीट है वहाँ पर आईपीएस पैनल मेंशन नहीं किया गया है। कुछ जो इमेजेस लगी होती हैं, जो फीचर्स इमेजेस लगी होती हैं किसी टीवी की, कौन कौन सी इनमें स्पेक्स हैं, तो वो तीनों ही वेरिएंट में आपको सेम देखने को मिलेंगी और सभी में आपको एक आईपीएस पैनल वाली वहाँ पर इमेज देखने को मिल जाएगी। तो उससे क्लियर नहीं हो पाता है कि 55 इंच में आईपीएस पैनल है और 50 इंच में वीए पैनल है, क्योंकि वो सेम इमेजेस वहाँ पर भी लगी हुई हैं। और फ्लिपकार्ट पे अगर आप थॉमसन QLED टीवी के तीनों ही वेरिएंट की लिस्टिंग देखेंगे तो वहाँ पर 50 इंच और 55 इंच वेरिएंट का जो कंट्रास्ट रेशो है वो 5000:1 स्टैटिक कंट्रास्ट रेशो मेंशन किया गया है और जो 65 इंच का वेरिएंट है उसका कंट्रास्ट रेशो ही मेंशन नहीं किया गया है। तो 5000:1 जो स्टैटिक कंट्रास्ट रेशो है ये कभी भी आईपीएस पैनल का नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ वीए पैनल में ही इतना कंट्रास्ट रेशो हमें मिलता है। आईपीएस पैनल का कंट्रास्ट रेशो अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 1200:1 1300:1 तक ही होता है। तो थॉमसन की वेबसाइट पे कुछ क्लियर नहीं है, फ्लिपकार्ट पे कुछ क्लियर नहीं है, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो ऐसे ब्रांड से थोड़ा सा आप बच के ही रहें जो प्रॉपर कस्टमर को एक एक्चुअल करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान भी लें कि 50 इंच में वीए पैनल है और 55 इंच में आईपीएस पैनल है, तो फ्लिपकार्ट पे जो 55 इंच वेरिएंट की लिस्टिंग की गई है तो उसके जो स्पेक्स हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशो 5000:1 क्यों मेंशन किया गया है, यानी कि उसमें भी वीए पैनल ही होगा या फिर वो वहाँ पर जो स्पेक्स हैं वो गलत लिखी गई हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख दी गई हैं। तो कुछ भी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो ऐसे ब्रांड को अवॉइड करें तो ही बेटर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कन्हैया राज जी का। ये लिखते हैं कि मैंने आज ही सैमसंग का एक 55 इंच का टीवी लिया है जिसका कॉस्ट हमको 65,000 रुपया है, पर उसका मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली है जिसका कॉस्ट हमको 10,000 पर है। मैंने एक्स्ट्रा वारंटी लेकर सही किया या गलत, प्लीज़ सर बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ। कन्हैया राज जी, देखिए अभी आपने वारंटी एक्सटेंड करवा ली है 10,000 रुपये देकर, तो अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें आप ज़्यादा ना सोचें, क्यों अब उसको बैक तो नहीं किया जा सकता है। 10,000 रुपये आपने खर्च इसके लिए कर दिए हैं। अब ये आप लेने से पहले अगर पूछते तो थोड़ा सा बेटर होता, लेकिन 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए। अब कितने साल का आपको वारंटी यहाँ पर एक्सटेंड की गई है वो पता नहीं, तो अब तो बस यही आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है वो ख़त्म होने के बाद अगर टीवी में कोई प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर आपको वो फ्री में रिपेयर हो जाती है तो आपकी 10,000 रुपये वसूल हो जाएंगे, अदरवाइज तो ये आपके वेस्ट ही यहाँ पर जाने हैं। वैसे अक्सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि एलईडी टीवी में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो पैनल में ही आती है, पैनल ही उसका ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर किसी टीवी का पैनल ख़राब होना होता है तो वो शुरू में आपको 1-2 मंथ में ही ख़राब हो जाएगा या 2-4 दिन में ही वो ख़राब हो जाएगा। अगर पैनल पे 2 साल की वारंटी ऑलरेडी ब्रांड की तरफ से दी जाती है तो अगर 2 साल तक वो पैनल आपका चल रहा है ठीक, तो आगे उसमें 2-3 साल और प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत रेयर केस में प्रॉब्लम आती है। तो अगर पैनल ख़राब हो जाता है 2 साल बाद, वो फ्री में आपका रिप्लेस हो जाता है वारंटी एक्सटेंडेड में, तो फिर आपको फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज़ ये पैसे आपके 10,000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। तो वैसे अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत आई थिंक यहाँ पर नहीं है, आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राकेश दास जी का। ये लिखते हैं कि विच मॉडल में बैकलाइट बीडिंग इशू कम आता है। राकेश दास जी, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि किस मॉडल में इशू कम आएगा, किस में ज़्यादा आएगा। वैसे मानकर ये चला जाता है कि जिन टीवी में एज एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उनमें बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन ज़्यादा आती हैं कंपेयर टू डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी। हालांकि आजकल अगर देखें तो जिन टीवी में डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन आ रही हैं। और आजकल चाहे वो बजट ब्रांड की टीवी हो या फिर वो प्रीमियम ब्रांड की टीवी हो, सभी में ही बैकलाइट बीडिंग का इशू देखने को मिल रहा है। कोई भी टीवी इससे बचा हुआ नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है उसमें बहुत ही ज़्यादा इशू आता है, कोई एक पर्टिकुलर मॉडल है उसके कुछ टीवी सेट में प्रॉब्लम आ जाती है बैकलाइट बीडिंग के इशू की।
तो किस मॉडल में कम आता है, किस में ज़्यादा आता है, ऐसा तो यहाँ पर बता पाना फ़िलहाल तो मुश्किल है। सभी ब्रांड के सभी टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की कंप्लेन आजकल आ रही हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अनिल कुमार पटेल जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरे पास 4 इयर्स ओल्ड वॉशिंग मशीन है, 2 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी के 6156 रुपीज़ बोल रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा वारंटी लेनी चाहिए? अनिल कुमार पटेल जी, बिल्कुल भी आप 6156 रुपीज़ अपने 4 साल पुरानी वॉशिंग मशीन के लिए पे ना करें। 4 साल से आपकी मशीन ठीक चल रही है, उसके बाद अगर ख़राब होती भी है तो आप किसी भी लोकल वॉशिंग मशीन रिपेयर वाले से उसको रिपेयर करवा सकते हैं। अगर मोटर भी ख़राब हो जाती है तो भी आपकी वो 1200 रुपये में रिपेयर हो जाएगी, उसमें 6156 रुपये भी आपके खर्च नहीं होंगे। तो मानकर चलिए आप अभी 6156 रुपये खर्च ना करें। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है वॉशिंग मशीन में तो इन 6156 रुपये में से आप कुछ पैसे खर्च करके उसको रिपेयर करवा लेना, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल भी आप 6156 रुपये इसके लिए खर्च ना करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं नवजोत सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सर व्यूइंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए 100 इंच स्क्रीन का? और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं सर मेरा व्यूइंग डिस्टेंस 11.5 फीट है, कितने इंच की स्क्रीन लूँ? नवजोत सिंह जी, 100 इंच की स्क्रीन को देखने के लिए एटलीस्ट आपके पास में 10 फीट का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, कम से कम 10 फीट होना चाहिए। लेकिन अगर 12 से लेकर 15 फीट का डिस्टेंस है तो वो थोड़ा बेटर हो जाता है। 11.5 फीट का आपका डिस्टेंस है तो इसके लिए आप 100 इंच की स्क्रीन ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 110 इंच की स्क्रीन ले सकते हैं। मेरे पास में 124 इंच की स्क्रीन लगी हुई है और इसको करीब में 13-14 फीट के डिस्टेंस से देखता हूं तो मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होती है। हालांकि मुझे लगता है कि 2-3 फीट का डिस्टेंस अगर और होता मेरे पास में वो थोड़ा सा और बेटर होता, लेकिन 13 फीट से भी 124 इंच की मैं देख लेता हूं, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो 11.5 फीट है आपका, तो 100 और 110 इंच की आप स्क्रीन यहाँ पर ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अभय सिंह जी का। ये लिखते हैं कि सर मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैंने Redmi 9 Prime स्मार्टफोन लिया था, 14 मंथ हो गए हैं। जब फ़ोन ऑफ करके ऑन करता हूँ तो MIUI UI लोगो पे अटक जाता है, लेकिन जब दूसरे फ़ोन से कॉल करता हूँ उस फ़ोन पे तो ऑन हो जाता है। सर्विस सेंटर वाले बोले कि eMMC चिप बदलना पड़ेगा, क्या करूँ सर, प्लीज़ हेल्प। अभय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए। और देखिए, ये जो MIUI UI लोगो अटक जाने की प्रॉब्लम है ये Xiaomi के फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर उन फ़ोन में जो 2-3 साल पुराने हो चुके हैं। तो ये भी अजीब टाइप की प्रॉब्लम है कि MIUI UI लोगो पे वो अटक जाता है और जब आप उस पर फ़ोन करते हैं तो फिर से वो ऑन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर eMMC चिप इसकी ख़राब होती तो वो बिल्कुल भी ऑन नहीं होता, वो बिल्कुल एकदम फ़ोन को ऑन करते ही वहाँ पर वो Redmi का या MIUI UI का जो लोगो है वो परमानेंट अटक जाता है, उस पर कॉल भी नहीं जाती। तो यहाँ पर जो है आपके फ़ोन की eMMC चिप ख़राब नहीं हुई है, अगर ये ख़राब होती तो बिल्कुल आपका फ़ोन यहाँ पे ऑन नहीं होता। तो एक बार क्या है, आप अपने फ़ोन को रीसेट करके देख लें, उससे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या फिर कोई अपडेट अगर आया हुआ है तो उसको आप अपडेट कर लें, तो अपडेट के बाद में डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ 100% कि इसकी eMMC चिप ख़राब नहीं हुई है। eMMC चिप अगर ख़राब होगी तो फ़ोन Redmi या MIUI लोगों पे ही अटका रहेगा, उस पर कॉल भी नहीं लगती है। तो सर्विस सेंटर वाले यहाँ पर पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी वो आप वहाँ पर उसको रिप्लेस ना करवाएं उसकी eMMC चिप को, और आप अपडेट करें फ़ोन को, रीसेट करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अशोक कुमार जी का। ये लेते हैं कि प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन वर्सेस वाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन। अशोक कुमार जी, आई थिंक ग्रे स्क्रीन वर्सेस वाइट स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। एक रिफ्लेक्टिव ग्रे स्क्रीन और एक नॉर्मल वाइट स्क्रीन का तो मैंने वीडियो डेफिनेटली बनाया है, लेकिन अपने कुछ और स्क्रीन की वीडियो में मैंने वाइट स्क्रीन और ग्रे स्क्रीन को कंपैरिजन करके दिखाया है। मैंने एक वॉलपेपर के थ्रू यहाँ पर स्क्रीन बनाई थी, ग्रे वॉलपेपर के थ्रू, तो उसमें भी मैंने वाइट स्क्रीन और ग्रे स्क्रीन को कंपैरिजन किया है। तो डेफिनेटली जो ग्रे स्क्रीन होती है वो वाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको दिखाती है। जो ब्लैक लेवल है, जो कंट्रास्ट इशू है, वो आपको ग्रे स्क्रीन में बेटर मिलता है। थोड़ा सा एम्बियंट लाइट कंडीशन में भी थोड़ी लाइट आसपास से आ रही है तो आपको ग्रे स्क्रीन पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में इसका वीडियो बनाऊँ। मैंने एक 120 इंच की वाइट स्क्रीन तो अभी मंगाई है, अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है। तो वो स्क्रीन और मेरे पास में ग्रे स्क्रीन ऑलरेडी है ही,
तो दोनों का मैं कंपैरिजन वीडियो बनाकर ज़रूर 1-2 दिन में अपडेट करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।